यहीं से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। रेफरेंस नोट कर लो, स्पेसिमेन पेपर का 2-1। स्पेसिमेन पेपर 2-1। और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। मेहरदाद हैज हॉलिडे कंपनी डेटाबेस दैट इंक्लूड्स डेटा अबाउट हॉलीडेज सच एज लोकेशन, डेट और ड्यूरेशन इन डेज। हॉलिडे कंपनी है जिसमें उनके पास लोकेशन, डेट और ड्यूरेशन। यानी लोकेशन का मतलब है कि भाई कहाँ जाना है। लोकेशन फॉर एग्जांपल आपने यूएई जाना है। और डेट, किस डेट को जाना है एग्जाम्पल के तौर पे। और ड्यूरेशन क्या है, आपने डेज, 8 डेज का ड्यूरेशन रखा कि यूएई जाना है 20th डेट से जाना है और 8 डेज के लिए जाना है। डेटा अबाउट कस्टमर्स एंड द हॉलीडेज दे हैव बुक। और उनके पास क्या क्या है डेटाबेस के अंदर, कस्टमर का भी डाटा है एंड द हॉलीडेज दे हैव बुक। तो एक तो डाटा है हॉलीडे का जिसके अंदर लोकेशन, डेट और ड्यूरेशन आ रही है। और एक टेबल जो आ रहा है वो कस्टमर का आ रहा है जिसके अंदर ये बताएंगे कि जी कस्टमर ने कौन से हॉलीडेज कितने दिन के लिए बुक किए हैं। ये तो एक सवाल आ गया हमारे पास। कहता है मेहरदाद हैज नॉर्मलाइज द डेटाबेस विच हैज 3 टेबल्स। तो इसके अंदर ये 3 टेबल्स यूज कर रहा है। तो कहते हैं ड्रॉ द ईआर डायग्राम। अब आपको याद हो कल हमने ईआर डायग्राम के ऊपर बात की थी, ठीक है। अब ईआर डायग्राम के अंदर हमें यहाँ पे एंटिटी लिखनी होती है, आपको याद होगा। हेयर वी राइट द एंटिटी। टेबल का नाम लिखते हैं कि वो कौन कौन से टेबल जो है इसके पास हो सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक, आपके हिसाब से यहाँ क्या क्या चीजें हो सकती हैं। हम यहाँ पे क्या क्या चीजें जो हैं एज टेबल डाल सकते हैं। तो हमारे पास एक कस्टमर का टेबल है, बिल्कुल सही कहा लिशबन ने। एक टेबल तो हमारे पास कस्टमर का है, ठीक है। एक हमारे पास हॉलीडे का है, हॉलीडे कस्टमर, बिल्कुल सही कहा। तो अब उसमें एक चीज हमारे पास हो सकती है दैट इज कॉल्ड बुकिंग, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ लिखते हैं कि ये हमारे पास आ गया कस्टमर, कस्टमर का टेबल है, ठीक है। कस्टमर का टेबल है। फिर इसी तरह हमारे पास ये हॉलीडे का टेबल है। ये 2 टेबल तो आ गए हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद फिर जो कस्टमर है वो बुकिंग करता है, तो एक हमारे पास जो आएगा टेबल, वो बुकिंग का टेबल भी बनेगा। ये बात समझ में आती है। तो अब हम यहाँ पे जो इनके दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करवाते हैं वो हम क्रिएट कराते हैं बाय ड्राइंग अ लाइन, है ना। तो अब हमारे पास ये जो कस्टमर है इसका भी बुकिंग से क्या है, रिलेशन है। और इसी तरह हॉलीडे भी जो है, हॉलीडे का टेबल भी जो है उसके अंदर भी बहुत सारी बुकिंग्स हो सकती हैं, है या नहीं है। हम रिलेशनशिप की बात करते हैं ना, तो रिलेशनशिप में हम बता सकते हैं कि एक कस्टमर जो है उसकी कई बुकिंग्स हो सकती है, नहीं हो सकती। यानी जब बुकिंग का टेबल बना होगा तो बुकिंग के टेबल में एक ही कस्टमर कई दफा आ सकता है, नहीं आ सकता। कि वो यूएई भी गया है, श्रीलंका भी गया है, वो सऊदी अरब भी गया है। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ वो लिखना नहीं है आपको, बट समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि वन कस्टमर कैन हैव मैनी बुकिंग। आप लोग कहीं जाते होगे टूर्स वगैरह पे, तो आप किसी टूर कंपनी के साथ जाते होगे, तो आपने उससे कभी एक टाइम प्लान बुक कराया हो। अब आप दोबारा अगर करा रहे हो तो आप उसी की बुकिंग के टेबल में एक से ज्यादा दफा आ रहे हो। तो आप कह सकते हो कि अ कस्टमर कैन हैव मैनी बुकिंग। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है। तो फॉर मैनी बुकिंग के सिनारियो के लिए हम यहाँ पे इसको मैनी के साइन से रिलेट करेंगे। इज दिस क्लियर। ये चीज आ गई। फिर इसी तरह अगर हम बात करेंगे, और वन हॉलीडे कैन हैव मैनी बुकिंग्स एज वेल। ऐसा है या नहीं है कि अगर एक हॉलीडे है, वन हॉलीडे कैन हैव मैनी बुकिंग्स। तो हॉलीडे का मतलब है कि एक हॉलीडे के टेबल के अंदर कई बुकिंग्स भी हो सकती हैं, यानी कई लोग उसी डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए यहां पर भी जो हमारे पास इसका रिलेशन क्रिएट होगा वो भी होगा वन टू मैनी का। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है, बताओ। तो ये तो इसका एक जवाब हो गया ईआर डायग्राम का, और ये क्वेश्चन हो गया। आप लोग साथ साथ कर रहे हो ये। अब यहाँ पर एक बात आती है कि हमने कल पढ़ा था कि हमारे पास एक चीज होती है प्राइमरी की और एक चीज होती है हमारे पास फॉरेन की।
अब आप बताओ कितने टेबल्स नजर आ रहे हैं आपको, टेबल्स बताओ कितने नजर आ रहे हैं। 3 टेबल नजर आ रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। पहला टेबल आपको नजर आ रहा है कस्टमर का, दूसरा टेबल आपको बुकिंग का नजर आ रहा है, और तीसरा टेबल आपको नजर आ रहा है हॉलीडे का। ये 3 आपके टेबल हो गए, कस्टमर, बुकिंग और हॉलीडे। ठीक है। अब आप बताओ कि कस्टमर के टेबल में ऐसी कौन सी प्राइमरी की आप लिख सकते हो जो आप इस्तेमाल कर सको, लाइक कस्टमर के टेबल की जो प्राइमरी की है, ठीक है, क्या वो किसी और टेबल के अंदर फॉरेन की के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है? कस्टमर के टेबल में यकीनन प्राइमरी की जो होती है वो कस्टमर आईडी होती है, तो पहले तो हम यहाँ लिखते हैं कस्टमर के टेबल की जो चीज होगी वो होगी कस्टमर आईडी। अच्छा, इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, हम इसको मिला के लिखेंगे कि ये होनी चाहिए कस्टमर आईडी। ये तो हमने यहाँ लिख दिया। अब ये कस्टमर आईडी बुकिंग के टेबल में इस्तेमाल होगी नहीं होगी? कि बुकिंग का जो टेबल होगा जिसमें बुक किया जाता है, तो वो कस्टमर आईडी उसमें रखेगा नहीं रखेगा? तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो कस्टमर आईडी एज अ प्राइमरी की इस्तेमाल हो रही है, वो बुकिंग के टेबल में भी फॉरेन की के तौर पे इस्तेमाल होगी, क्योंकि जब बुकिंग के टेबल में आएंगे हम, बुकिंग होगी तो उसमें क्या कस्टमर का आईडी आ रहा होगा ना कि कस्टमर नंबर 1296 जो है उसकी बुकिंग हुई हुई है। क्या ये बात मानते हो? इसी तरह जब हम हॉलीडे की बात करेंगे तो इस तरह हॉलीडे की भी आईडी होगी, हॉलीडे आईडी, हॉलीडे के टेबल की हॉलीडे आईडी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई श्रीलंका जा रहा है तो SR के नाम से, SR 123 के नाम से हो सकती है। अगर कोई UAE जा रहा होता है तो UAE 123 हो सकती है। तो वहां पर वो हॉलीडे की जो है वो इस तरह से रखेंगे। तो हॉलीडे की आईडी जो है वो भी किसके अंदर इस्तेमाल होगी ये बताओ? हॉलीडे की आईडी अगर प्राइमरी की के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, तो वो फॉरेन की किस में इस्तेमाल होगी? ये बता सकते हो? नहीं, कस्टमर के टेबल में तो नहीं इस्तेमाल होगी ना, बुकिंग में होगी। देखो, आप यहां से अगर रिलेशनशिप देखो तो कस्टमर का और हॉली इसका क्या कहते हैं हॉलीडे का, दोनों का ताल्लुक किससे है आपके पास? बुकिंग से है। कस्टमर हैज वन टू मैनी रिलेशन विद बुकिंग एंड हॉलीडे हैज वन टू मैनी रिलेशनशिप विद बुकिंग। तो इसका मतलब है कस्टमर जब ये रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं ना वन टू मैनी वाला, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ की जो प्राइमरी की है, कस्टमर की जो प्राइमरी की है, वो इस टेबल में फॉरेन की के तौर पे इस्तेमाल होगी। इसी तरह हॉलीडे की भी जो प्राइमरी की है इसके टेबल में फॉरेन की के तौर पे इस्तेमाल होगी। अब आ रही है बात समझ में? तो बुकिंग के टेबल के अंदर कस्टमर की आईडी भी आएगी और उसका हॉलीडे आईडी भी आएगा। ये बात आ रही है समझ में? बताना मुझे। तो ये दो चीजें आ गई। अब जाहिर है अगर कस्टमर के अंदर, कस्टमर टेबल नेम के अंदर प्राइमरी की कस्टमर आईडी, तो फॉरेन की क्या होती है? ये बता दो, एनी आइडिया? एक बात यहाँ बता दूं, बुकिंग के टेबल के अंदर बुकिंग आईडी प्राइमरी की होगी, ये तो आपको पता ही होगा। अब मुझे बस ये बता दो कि यहाँ पे फॉरेन की क्या लिखूं मैं? कस्टमर के टेबल में अगर कस्टमर आईडी प्राइमरी की है तो फॉरेन की तो कुछ भी नहीं होगी ना। सवाल पढ़ो। सवाल में कहता है कंप्लीट द टेबल टू आइडेंटिफाई द प्राइमरी की एंड फॉरेन की फॉर ईच ऑफ द टेबल यू आइडेंटिफाइड। इफ द टेबल हैज नो फॉरेन की राइट नन। भाई, एक टेबल के अंदर अगर एक प्राइमरी की है तो उसी टेबल में वो फॉरेन की तो नहीं हो सकती ना। पॉइंट समझ रहे हो? तो इसलिए नन लिख दिया। तो इसी तरह हॉलीडे के टेबल के अंदर भी नन लिख देंगे, क्योंकि हॉलीडे के टेबल के अंदर भी फॉरेन की जो है वो कोई भी नहीं है। एक्चुअल तो ये दोनों लिंक कर रहे हैं किसके साथ? कस्टमर भी लिंक कर रहा है आपके पास बुकिंग के साथ, और हॉलीडे भी लिंक कर रहा है बुकिंग के साथ, तो ये इस्तेमाल हो जाएंगे एज अ फॉरेन की के तौर पे। अपने अपने पास कस्टमर के टेबल में कस्टमर आईडी, हॉलीडे के टेबल में हॉलीडे आईडी और बुकिंग के टेबल में बुकिंग आईडी आ जाएगा। और फिर यही कस्टमर आईडी आपके पास बुकिंग के अंदर इस्तेमाल होगा एज अ फॉरेन की, और यही हॉलीडे आईडी आपके पास फॉरेन की के तौर पे इस्तेमाल होगा बुकिंग में। बाकी अपने अपने टेबल में दोनों नन ही रहेंगे एज अ फॉरेन की। आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है बेटा? अच्छा जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। मई जून 2024 12, मई जून 2024 12। एन असेसमेंट बोर्ड wants to store the marks student achieve in exams in database name record.
वही असेसमेंट जैसे कैमब्रिज इंटरनेशनल है, उसको स्टूडेंट के जो भी मार्क्स आए हैं उसको रिकॉर्ड्स में स्टोर कराना है। पार्ट ऑफ द डेटाबेस डिजाइन इंक्लूड द टू टेबल्स, एग्जाम, उस एग्जाम में एग्जाम आईडी, सब्जेक्ट लेवल और टोटल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। और एग्जाम क्वेश्चन के नाम से जो टेबल होगा उसमें एग्जाम क्वेश्चन आईडी आ जाएगी, एग्जाम आईडी आ जाएगी, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा और उसका मैक्सिमम मार्क आ जाएगा। अब वो आपसे कहता है कि आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन एग्जाम एंड एग्जाम मार्क्स। एग्जाम और एग्जाम मार्क्स के दरमियान रिलेशन क्या होगा। अब आपने पढ़ा है कि जो रिलेशन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, ये रिलेशनशिप्स होते हैं। तो अब आपको क्या नजर आ रहा है एक मार्क के लिए, कि आप रिलेशन बताओ, द रिलेशनशिप बिटवीन एग्जाम एंड एग्जाम क्वेश्चन क्या होना चाहिए। वन टू मैनी, उसका रीजन क्या होगा, रीजन भी दो। वन टू मैनी चलो समझ में आता है, वन टू मैनी क्या होगा। मल्टीपल क्वेश्चंस इन एग्जाम्स, बिल्कुल सही। कि आपके पास जो है देयर कैन बी मल्टीपल क्वेश्चन इन वन एग्जाम। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आप यहाँ पे जो आंसर लिखोगे वो लिखोगे एग्जाम इज वन, क्वेश्चंस आर मल्टीपल। तो फिर आप यहाँ लिखोगे वन टू मैनी के लिए वन टू मैनी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। मई जून 2024, वन थ्री। A theater wants to use a database to store data about the shows that are scheduled. तीन चार पांच शोज स्केड्यूल होते हैं। देयर कस्टमर एंड द सीट्स, देयर कस्टमर्स एंड द सीट्स दैट द कस्टमर्स हैव बुक्ड। यानी शो भी लिखा हुआ आ रहा होगा, फिर उसके बाद कस्टमर कौन है और उसने क्या बुक किया वो भी आ रहा होगा। इन द थिएटर each row can take place on multiple dates in each show can take place on multiple days। ईच शो यानी जो शो है वो मल्टीपल डेट्स पे हो सकता है, तीन या चार शो लगे हुए हैं, तीन चार दिन हो सकते हैं वो। सम डेट्स कैन हैव मोर देन वन परफॉर्मेंस, कुछ डेट्स के ऊपर एक से ज्यादा परफॉर्मेंस भी हो सकती हैं। देयर आर मल्टीपल रॉज ऑफ सीट्स, सीट्स की मल्टीपल रॉज हो सकती हैं। ईच सीट कैन इंडिविजुअली बुक बाय इट्स रॉ लेटर एंड सीट नंबर। ईच सीट कैन बी इंडिविजुअली बुक, हर सीट जो है वो इंडिविजुअली बुक हो सकती है अपने रॉ लेटर से एंड सीट नंबर से। फॉर एग्जाम्पल रॉ ई सीट टू। पार्ट ऑफ द डेटाबेस डिजाइन इंक्लूड दिस टेबल। तो उसने बताया ना कि पहले तो हमारे पास एक शो है और शो जो है वो मल्टीपल डेट्स पे हो सकता है। तो शो के अंदर शो की आईडी, टाइटल और ड्यूरेशन आ रहा है। सीट के अंदर सीट की आईडी, रॉ लेटर और सीट नंबर आ रहा है। और परफॉर्मेंस जो है वो परफॉर्मेंस, शो आईडी, शो डेट और स्टार्ट टाइम आ रहा है। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द परफॉर्मेंस एंड शो। परफॉर्मेंस और शो के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है। ये परफॉर्मेंस है, इसमें शो आईडी आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अब यहाँ पर एक चीज हम देखेंगे, मैनी टू वन आना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं अनस। उसकी क्या वजह है, उसने बोला है आप जब लिखा हुआ आता है ना कि आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल परफॉर्मेंस एंड शो, तो इसका मतलब है इसके रेफरेंस से ये देखना होता है, इसके रेफरेंस से। तो परफॉर्मेंसेस कैन मैनी इन वन शो, ये है या नहीं है। उसने ये बोला है कि सम डेट्स कैन हैव मोर देन वन परफॉर्मेंसेस। तो कैन है, ये जो जुमला कह रहा है ना कैन हैव मोर देन वन परफॉर्मेंसेस, ये जिस चीज को रिलेट कर रहा है वो मैनी को कर रहा है। आ रही बात समझ में। ये वजह है इसकी कि सम डेट्स कैन हैव मोर परफॉर्मेंसेस, मैनी टू वन, यानी मैनी परफॉर्मेंसेस हो सकती हैं। ठीक है। इन वन डे, यही कहना चाह रहा है। तो इसलिए हमारे पास जो रिलेशनशिप आएगा परफॉर्मेंसेस एंड शो का, तो वो फिर ये आएगा कि जो शो होगा ना, यानी इस तरह से समझ लो, मैनी परफॉर्मेंस कह रहा है तो परफॉर्मेंस के टेबल में शो आईडी एक से ज्यादा दफा आएगा नहीं आएगा। ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि कोई स्टेज शोज होते थे पहले एक टाइम पे पाकिस्तान में, तो एक दिन में तीन या चार होते थे। तो शो आईडी का मतलब है कि जो शो हो रहा है, जैसे कोई भी परफॉर्मेंस हो रही है, तो वो अगर
एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल कर रहे हैं तो वो एक से ज्यादा कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस के टेबल में शो आईडी एक से ज्यादा दफा आएगी नहीं आएगी, ये कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे एक शो प्ले कर रहे हैं, लेट सपोज वो फॉर एग्जांपल रमजान सीरीज के नाम पे, कोई रमजान से उसका नाम ही रमजान रखा है उन्होंने, ठीक है, एक शो कोई प्ले कर रहे हैं या निकी के नाम पे कोई शो कर रहे हैं, तो रमजान के नाम से उन्होंने शो रख लिया। अब जब परफॉर्मेंस होंगी तो आज एक दिन है, आज जुमे का दिन है, तो आज जुमे के दिन लेट सपोज तीन परफॉर्मेंसेज है, सही है। तो शो जो है वो रमजान के नाम से भी चल रहा है, शो जो है वो लेट सपोज एक नेकी के नाम से भी शो कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आज के दिन पे जो परफॉर्मेंसेज हो रही हैं जो कि मैनी हो रही हैं, उसमें से दो शो रमजान वाले हो रहे हैं और एक नेकी वाला हो रहा हो। ये बात समझ में आ रही है? जो थिएटर में परफॉर्मेंसेज हो रही होती हैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास परफॉर्मेंसेज एक से ज्यादा हो सकती हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे मैनी टू वन रखेंगे। सो विल टेक द एंटिटीज रिस्पेक्टिवली एज मेंशन इन द क्वेश्चन। हाँ ऐसा ही है, क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे, तो यहाँ पे वन टू मैनी नहीं होगा। वन टू मैनी का मतलब तो ये होता है कि वन परफॉर्मेंस इन मैनी शोज। ये थोड़ी कह रहा वो कह रहा है कि परफॉर्मेंसेज आर मैनी, ठीक है, इन ईच डे ना, तो परफॉर्मेंस कह रहा है देर आर मैनी परफॉर्मेंसेज ऑफ ईच शो। शो तो एक ही है ना, लेकिन उसमें जो परफॉर्मेंसेज जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं पर डे का। तो इसलिए यहाँ पर आपको लिखना होगा मैनी टू वन। ये बात समझ में आती है? तो ये हमने यहाँ लिख दिया। इज दैट क्लियर? सब बताओ भाई, समझ में आ रहा है? अगला सवाल आप देखो, दैट इज ऑन अक्टूबर नवंबर 2023। A shop manager has designed a relational database to store customer orders. Database will have the following table। एक कस्टमर का टेबल है, कस्टमर का आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और टाउन आ रहा है। शॉप का ऑर्डर है, शॉप पे जो भी ऑर्डर आता है। सप्लायर है जो उसको सप्लाई करता है, सप्लायर आईडी होगी। ईमेल एड्रेस होगा, टेलीफोन, ताकि वो उसको बता सके कि मुझे मजीद प्रोडक्ट चाहिए। आइटम आ गया, आइटम में आइटम का नंबर, सप्लायर की आईडी, कि कौन सा आइटम जो है कौन सा सप्लायर देगा, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी प्राइस क्या है। और ऑर्डर आइटम, ऑर्डर आइटम के अंदर क्या होगा कि कौन सा आइटम है, उसका ऑर्डर नंबर क्या है और उसकी कितनी क्वांटिटी है। कहता है कंप्लीट द ईआर डायग्राम फॉर द रिलेशनल डेटाबेस। अब यहाँ पर आपके पास मल्टीपल एंटिटीज हैं, ठीक है, मल्टीपल टेबल्स हैं, और आपने उन मल्टीपल टेबल्स को एक दूसरे के साथ क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो अगर हम शुरुआत करें कस्टमर से, कस्टमर, तो कस्टमर में जो हमें चीज नजर आ रही है और शॉप ऑर्डर है, कस्टमर शुड शॉप ऑर्डर विल बी वन टू मैनी, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक कस्टमर कई ऑर्डर्स दे सकता है, ऐसा है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। तो एक कस्टमर जो है वो कई ऑर्डर दे सकता है, लिमिट तो नहीं है ना कि वन टू वन होगा। तो यानी एक कस्टमर एक ही ऑर्डर दे सकता है, ऐसा तो नहीं है। अगर मैं किसी दुकान से कुछ मंगवा रहा हूँ तो मैं उससे एक से ज्यादा दफा, एक दफा भी मंगवा सकता हूँ और कई दफा। अब जैसे कराची में एक सर्विस इस्तेमाल होती है, क्रेव मार्ट के नाम से है, तो उस पे हम घर बैठे सारा सामान मंगवा सकते हैं। तो आई कैन हैव मल्टीपल ऑर्डर्स इन अ डे, ठीक है, फ्रॉम दैट सर्विस। ये वाली चीज आ गई, ठीक है। इसी तरह अगर हम सप्लायर को देखें, सप्लायर, तो सप्लायर जो है क्या एक ही प्रोडक्ट या एक ही आइटम भेजता है हमें? जो सप्लायर है जिसके पास से मैं सामान मंगवा रहा हूँ, वो जो मुझे आइटम्स भेजता है, तो मैं, मेरे पास आइटम्स की लिस्ट होती है, तो आई हैव मल्टीपल आइटम्स इन इट। तो मल्टीपल आइटम्स रेफरिंग टू मैनी रिलेशन। यानी अगर हम बात करें कि एक सप्लायर है जिसके पास से मुझे सामान आ रहा है, तो वो सप्लायर मुझे कई सारे आइटम सप्लाई कर सकता है। तो विद दैट वन मेरा उससे रिलेशन जो सप्लायर का रिलेशन होगा आइटम के साथ, वो वन टू मैनी होगा, कि एक सप्लायर कई आइटम्स भेज सकता है। ये बात समझ में आती है? अच्छा, दूसरी चीज, कस्टमर का सप्लायर से तो कोई ताल्लुक नहीं होगा, ऐसा ही है, कस्टमर का तो नहीं होगा, उसका तो ऑर्डर से होगा। अच्छा, अब मेरे पास शॉप ऑर्डर और ऑर्डर आइटम। शॉप जो ऑर्डर करती है आइटम्स को, वो एक से ज्यादा करती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें, जैसे शॉप ऑर्डर है, शॉप से जो भी ऑर्डर होता है टू द ऑर्डर आइटम, वो वन टू मैनी रिलेशनशिप होगा यहाँ पे। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि वन शॉप हैज मैनी आइटम्स ऑर्डर्ड,
यानी जो शॉप ऑर्डर कर रही है एक से ज्यादा ऑर्डर कर सकती है, शॉप वाले को 6 आइटम्स चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, वन टू मैनी होगा। ये बात समझ में आती है, शॉप से ऑर्डर आइटम। अब हमारे पास एक है आइटम से ना। अब आइटम, ऑर्डर आइटम टू आइटम विल बी वन टू वन। नहीं, वन टू वन क्यों होगा? एक आइटम कई ऑर्डर्स में आ सकता है। जैसे अगर मैं पेप्सी मंगवा रहा हूँ तो पेप्सी मेरे ऑर्डर में भी जा सकती है, जियान के ऑर्डर में भी जा सकती है, लिशबा के भी ऑर्डर में जा सकती है या नहीं है? एक आइटम का मतलब है कि आइटम से मुराद के अगर फ्लोर आटा है, अब जब फ्लोर मंगवाया जा रहा है तो वो फ्लोर एक ही वक्त में कई लोग मंगवा रहे होंगे, ऐसा होगा नहीं होगा? तो अब अगर आप गौर से देखो, इसको मैं ऐसे भी समझाता हूँ कि अगर तुम्हें दो टेबल के दरमियान रिलेशनशिप करना है तो पहले तुम उन दोनों टेबल को देखो। जैसे आइटम है, ये देखो, ये आइटम है और आइटम इज अपेयरिंग, आइटम का जो आइटम नंबर है वो अपेयर हो रहा है ऑर्डर आइटम में, हो रहा है नहीं हो रहा? आपको आइटम और ऑर्डर आइटम की बात करनी है। तो मुझे एक बात बताओ कि ऑर्डर आइटम के टेबल में आइटम नंबर क्या एक ही दफा अपेयर होगा? ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे एक तो आइटम आ गया, आइटम नंबर आ गया, फ्लोर है ना आटा, F249, ये मेरा आटे का आइटम नंबर है। सप्लायर आईडी जो है S47 है, सप्लायर नंबर 47 मुझे प्रोवाइड करता है। डिस्क्रिप्शन ये है कि वो फ्लोर है, आटा है, और प्राइस जो है उसकी वो लेट सपोज 800 है। अब जरा समझना, ऑर्डर आइटम, जब ये ऑर्डर आइटम का टेबल होगा तो इसमें आइटम नंबर क्या एक दफा अपेयर होगा या एक से ज्यादा हो सकता है? क्या कोई भी कस्टमर आटा भी एक से ज्यादा क्वांटिटी में मंगवा सकता है? मैं 5-5 किलो के 2 थैले मंगवा लेता हूँ। अब आ रही है बात? अब इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। तो फिर इसलिए यहाँ पर वन टू मैनी होगा, मतलब इसकी कोई शर्त नहीं है कि मैं उसको सिर्फ एक ही दफा ऑर्डर में मंगवा लूँ। आई कैन हैव वन आइटम मल्टीपल टाइम्स इन माई वन ऑर्डर, ये इसका जवाब है। अब सही है? तो उस हिसाब से फिर मैं इसको यहाँ जब मिलाऊंगा तो फिर ये इस तरह से मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को? बताना मुझे। तो ये पूरा इसका एक टेबल जो है वो बन जाएगा। इज दिस क्लियर? ये बताओ। अच्छा दी, ये वाला क्वेश्चन जो है इसी का पार्ट बी है, उसी अक्टूबर नवंबर से। ये हमने कल करा था, मतलब पढ़ लिया था। अब यहाँ पास पेपर में भी देख लेते हैं। वो ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई 3 एडवांटेजेस ऑफ रिलेशनल डेटाबेस कंपेयर टू फाइल। मैं चाहूंगा आप इसके बारे में कुछ बताएं कि रिलेशनल डेटाबेस का क्या फायदा होता है। कल ही पढ़ा था हमने, कल भी पढ़ा था, पिछली क्लास में भी पढ़ा था। क्या फायदा होता है? एक तो ये होता है कि ये मल्टीपल डुप्लीकेशन को प्रिवेंट करती है, ठीक है, रिडंडेंसी को खत्म करती है, कंसिस्टेंसी लेके आती है, ठीक है। और दो चीजें तो मैंने बता दी, तो पहला इसका पॉइंट लिख लेते हैं। नंबर एक, रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, यानी डुप्लीकेशन को खत्म करता है, ठीक है। तो लिखते हैं रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी, इसमें रिडंडेंसी का मार्क्स है, ठीक है। रिड्यूस्ड डाटा रिडंडेंसी, इस एक टर्म का मार्क है, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा को खत्म करता है, ठीक है। इम्प्रूव डाटा, हाँ कंसिस्टेंसी वाली बात लिख रहा हूं मैं, कि इम्प्रूव डाटा इंटीग्रिटी, इम्प्रूव्ड डाटा कंसिस्टेंसी, डाटा कंसिस्टेंट हो जाता है। जो आप लोग जवाब बता रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो। और उसके अलावा क्या हो सकता है, ये था ना, ये आइडेंटिफाई 3 एडवांटेज ऑफ रिलेशनल डेटाबेस, इसमें आप ये लिख सकते हो कि अलाउस फॉर प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि आप जब मल्टीपल टेबल बनाते हो तो जो आपका डाटा होता है, वो जो टेबल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होते हैं, ठीक है। तो एक बात ये भी लिख लेना कि अलाउस फॉर प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट।
हमने फर्स्ट नॉर्मल थर्ड फॉर्म ये सब पढ़ी थी। तो उसमें हमने यही बात पढ़ी थी ना कि डाटा जो होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होना चाहिए, वो रिलाई नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि सारे टेबल एक दूसरे टेबल्स के साथ क्या है, अलग अलग हैं, दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। ठीक है, तो जो आप वो करते हो, डिपेंडेंसी ऑफ डाटा होता है, उसको खत्म करते हो। तो वो किस वजह से पॉसिबल होता है? वो रिलेशनल डेटाबेस की वजह से पॉसिबल होता है। यहाँ तक समझ पाए हो आप लोग सारी बातें? अक्टूबर नवंबर 23। आप लोग अपने पास राइटिंग इन रिटर्न सब लिख रहे हो ना? कोई सिर्फ देख तो नहीं रहा है लेक्चर? अगर देख के पढ़ रहे होगे बस कि बाद में कर लेंगे या रिकॉर्डिंग से बाद में कर लेंगे, तो नहीं होना है। आपने साथ साथ सबने करना है। जब आप लिखते हो ना तो लिखने, हाँ, जब नोट्स बनाते हो लिखते हो तभी चीजें याद होती हैं, वरना तो फिर बाद में भूल जाते हैं आप। तो आपने मेक श्योर करना है कि जैसे जैसे सवाल कर रहे हो रेफरेंस लिखो, रेफरेंस बता रहा हूँ, रेफरेंस बताने के साथ साथ अपने पास लिखते भी जाओ। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट सी पे। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था 2, 2 का सी। अब हमने ये चीज पढ़ी हुई है पिछली क्लास के अंदर कि हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर हम देखते हैं कि भाई डाटा जो है उसमें रिपीटेड ना हो रहा हो, ये सब चीजें हम देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है, द फॉलोइंग डेटाबेस इज नॉट नॉर्मलाइज। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे ये चीजें नजर आ रही हैं आपको कि यहाँ पे रिपीटिंग ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स नजर आ रहे हैं। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर हर फील्ड में, जैसे ये एक रॉ है, रॉ बोलोगे ना, या चलो हाँ ये भी कह सकते हो कि हर फील्ड के अंदर जो डाटा होना चाहिए वो एक होना चाहिए। यानी सब्जेक्ट इंग्लिश मैथ कंप्यूटर साइंस ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें सब्जेक्ट का टेबल ही अलग कर देना चाहिए, और फिर इसी तरह सब्जेक्ट कोड का भी। ऐसा होगा नहीं होगा? देखो, इस पूरे टेबल में स्टूडेंट के अंदर जो रॉ के अंदर डाटा आ रहा है वो एटॉमिक है, सिर्फ एक ही है, सिंगल है। ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। लेकिन सब्जेक्ट के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो रिपीटेड हैं या नहीं है, मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं। तो हमें इसको अलग करना होगा ना, हमें इसको अलग करके इस तरह से करना होगा कि सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के अंदर फिर हम बनाएंगे अलग से, इंग्लिश अलग बनेगा, मैथ्स अलग बनेगा, साइंस अलग बनेगा। समझ रहे हो? वैसे बनाना नहीं है, लेकिन तुम्हें समझा रहा हूँ कि इसको बेहतर लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें यही करना चाहिए ना कि सब्जेक्ट का एक टेबल जो होगा उसमें ENGLISH इंग्लिश अलग होगा, मैथ्स अलग होगा, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस छोटा लिख देते हैं, आर्ट अलग होगा, आर्ट डिजाइन, और क्या रह गया? केमिस्ट्री हो गया? नहीं, केमिस्ट्री हो गया है ना, ये सब आ गया, और फिजिक्स हो गया। तो बेसिकली ये उस वक्त, यानी ये टेबल अभी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए जरूरी होता है कि आपके टेबल में कोई रिपीटेड ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट ना हो, और फिर इसी तरह उनके सब्जेक्ट कोड्स। तो यहाँ पर फिर एक सब्जेक्ट कोड भी आएगा। फर्स्ट नॉर्मल में लाने के लिए इस टेबल को स्प्लिट करना पड़ेगा, ये बात तुम लोग समझ रहे हो? फिर इंग्लिश के लिए EN आएगा, मैथ्स के लिए MA आएगा, CS के लिए ये आ जाएगा, आर्ट डिजाइन के लिए A आ जाएगा। आर्ट अलग है और डिजाइन अलग है, ठीक है, और डिजाइन अलग है। आर्ट्स के लिए AR आ जाएगा, डिजाइन के लिए DE आ जाएगा, केमिस्ट्री के लिए CH आ जाएगा, फिजिक्स के लिए PY आ जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात? और फिर इसमें कोई ना कोई एक हम प्राइमरी की इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, ये स्टूडेंट के नाम से, तो अगर यहाँ पर स्टूडेंट नेम नहीं है तो स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ है, कोई ना कोई आईडी हमें बाद में लेनी पड़ेगी। खैर, हमें यहाँ पे वो जवाब नहीं देना है, ये तो समझाने के लिए आपको बताया। हमें यहाँ पे ये बताना है, एक्सप्लेन हाउ टू मॉडिफाई द टेबल टू पुट इनटू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इसे फर्स्ट फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए करना क्या होगा? खैर, ये वाला काम मैं वैसे भी कर चुका हूँ। नंबर 1, आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट। क्या मैंने ये काम किया? डिस्क्रिप्शन जो लिखनी है उसकी वो ये लिखनी है, आइडेंटिफाइंग रिपीटिंग ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट। पहले मैंने ये आइडेंटिफाई कराया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आइडेंटिफाई रिपीटिंग ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये एक मार्क है, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं? दैट इज नंबर 2, कौन कौन से हैं वो रिपीटिंग ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स? वैसे ही करना, एक फायदा आ गया कि इससे जवाब तुम्हें आसानी समझ में आ जाएगा। कौन कौन से? सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कोड, तो उसका भी 2 मार्क है। दैट इज सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कोड।
तो ये 2 मार्क का हो गया। अगला है इंश्योर ईच फील्ड इज एटॉमिक। एटॉमिक का मतलब होता है कि जो फर्दर स्प्लिट ना की जा सके। इंश्योर ईच फील्ड इज एटॉमिक, जिसको मजीद फर्दर डिवाइड ना किया जा सके उसको हम एटॉमिक कहते हैं। अब अगर आप गौर से देखो कि यूवी और चेन, क्या ये मजीद डिवाइड नहीं किए जा सकते, स्प्लिट किए जा सकते हैं? क्लौडिया राज, आमिल अकरम और अरीबा फराज स्टूडेंट नेम है, इसको हम फर्स्ट और लास्ट नेम के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। तो अभी ये एटॉमिक नहीं है। एटॉमिक का मतलब होता है कि जिसको मजीद फर्दर डिवाइड ना किया जा सके। करंटली दिस इज नॉन एटॉमिक। ये भी हमें लाजमी है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाते हुए देखना होता है। तो हम इस स्टूडेंट नेम की फील्ड को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के फील्ड यानी कॉलम्स में बना देंगे। तो उसके लिए चौथा पॉइंट हम लिखेंगे, जो अब समझा दिया, अब लिखने जा रहा हूँ कि स्टूडेंट नेम शुड बी, STUDENT, स्टूडेंट नेम, सही है, शुड बी स्प्लिट, शुड बी SPLIT, शुड बी स्प्लिट इनटू एग्जाम्पल गिवन फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। और एक और बात आपने और की होगी, एडिशनल पॉइंट बता रहा हूँ, कि इस टेबल में कोई प्राइमरी की सेट नहीं है। तो इंश्योर करना होता है कि आप प्राइमरी की भी सेट करो। तो ये एक एडिशनल पॉइंट बता रहा हूँ, आइडेंटिफाई द प्राइमरी की ऑफ अ टेबल। आइडेंटिफाई प्राइमरी की फॉर द टेबल। तो इसका मतलब ये कि हमें स्टूडेंट आईडी के नाम से एक प्राइमरी की इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी। क्या कहते हो? आप लोग मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? ठीक है। तो ये पूरा जो है आज के पास पेपर्स में हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं। अगला इंशाल्लाह जो करेंगे उसमें मजीद देखेंगे कि जो पास पेपर्स बनते हैं तो उसको भी देख लेंगे। और फिर SQL की क्यूरीज को पढ़ेंगे। वो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है क्योंकि वो प्रैक्टिकली है ना, तो वो हो जाएगा हसान। आज इंशाल्लाह बैठता हूँ यार, कल मौका नहीं लगा है। आज बैठता हूँ ना, इंशाल्लाह करता हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास तो यहीं ख़त्म होती है। कल की क्लास की अवेलेबिलिटी बताओ। क्लास ये वाली तो आज की ख़त्म होती है, कल की क्लास का ज़रा डिस्कस कर लेते हैं।